नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। सीधे लिए चलते हैं आपको बुंदेलखंड दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। उत्तर प्रदेश ने बेहतर परिणाम दिया है कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से। अब जब लड़ाई हमारी जीत के अंतिम मंजिल पर पहुंच रही है, जब हम लक्ष्य के नजदीक हैं, तो किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ये मेरी आप सबसे अपील है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को दो वैक्सीन देश को देने के लिए और कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। और आप सब ने भी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हृदय से आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। हालांकि उस चेहरे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कौन होगा वो चेहरा, उसको लेकर भी यहां पर जानकारी सामने आएगी। हम उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन कुछ ही देर में आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की जाएगी। फिलहाल सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तो इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स हैं, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार इसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही थी और उस पर मुहर लगा दी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जब राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरी बैठक की जाएगी। सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। इन सब के बीच ये बहुत बड़ी जानकारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड की राजनीति में लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि विधायकों का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा धड़ लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा था। और यही वजह है कि मतभेद खुलकर सामने आया। हालांकि राजधानी दिल्ली भी पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, लेकिन धन सिंह रावत, जिनका नाम सबसे ऊपर अभी चल रहा है, क्योंकि उनको भी श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना वो हो चुके हैं और उनका नाम भी चल रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे किस तरीके से कल जब विधानसभा की मंत्रिमंडल की बैठक है और उसमें क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। लेकिन साफ तौर पर कई नाम अभी सामने आ रहे हैं। खुद अजय भट्ट जी से हम जानेंगे। अजय भट्ट जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, जितनी सियासी घमासान उत्तराखंड में चल रहा था, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ आप मानते हैं, क्यों इतना घटनाक्रम घटा उत्तराखंड के अंदर? लगातार ये बात की चर्चा भी चल रही थी कि अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मैंने भी अभी समाचार सुना है, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो वो हमारे पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में है, संगठन मंत्री रहे हैं, तो संगठन उनका दूसरी जगह उपयोग करना चाहता होगा, इसलिए संभवतः इस्तीफा उन्होंने दिया। तो नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे। अजय जी, लगातार कई विधायक थे, कई मंत्री थे जिनका जो दिल्ली में आए हुए थे, दिल्ली में रुके हुए थे, हाईकमांड से बार बार चर्चाएं हो रही थी, उनको समन किया गया, फिर यहाँ पर काम से खुश नहीं थे। क्यों, क्या वजह हो सकती है इस पूरी? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। जो मंत्री विधायक गण, ये तो सब माननीय हमारे वहाँ हर तीसरे दिन आते रहते हैं, क्योंकि आधे घंटे में फ्लाइट यहाँ पहुँच जाती है। और कार से हो चाहे कुछ भी हो, हमारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हमारे प्रदेश से बहुत नज़दीक है। जिस तरह से हिमाचल से नज़दीक है, वैसे ही उत्तरांचल देहरादून से भी जल्दी आ सकते हैं, हल्द्वानी रामनगर से भी जल्दी आ जाते हैं, कोटद्वार से भी, हरिद्वार से भी, रुड़की से भी। तो इसलिए आए होंगे, लेकिन इस तरह से कोई कहीं पर प्लानिंग करके आए हों, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे तो मिले भी नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 4 साल का कार्यकाल, 1 साल बचा हुआ था, कई सारे कार्यक्रम आगे लाइंड अप थे, कई कार्यक्रमों को बिल्कुल रद्द भी किया गया और समन करके उनको दिल्ली बुलाया गया। क्या खुश नहीं था हाईकमांड, मंत्रिमंडल? जो सारे खुश थे। पार्टी के संगठन को कब किस कार्यकर्ता का उपयोग कहाँ करना है, अच्छी तरह से वो करते रहते हैं। ये पार्टी का आंतरिक मामले होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसलिए उनकी प्रेस भी चल रही है, आप सुन सकते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है, आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको ले जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने किसी और को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यह सम्मान दिया, उसके शुक्रगुजार हूं। 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है, उसमें कई बड़े अब यहां पर खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस बात को साफ किया कि मैंने माननीय राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे थे
उन्होंने कहा कि पार्टी ने 4 साल मुझे सेवा करने का बड़ा मौका दिया। पार्टी ने किसी और को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। ऐसे में मैं उनके साथ हूं। पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। हालांकि उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, उत्तराखंड में सियासी हलचल जो लगातार जारी था, उस पर फुल स्टॉप त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने इस्तीफे के साथ लगा दिया है। ऐसे में कल होने वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट कर दिया कि उनको पार्टी ने लगभग 4 साल में 9 दिन बचे थे तब तक काम करने का मौका दिया और उन्होंने बहुत काम किया। पहले ही मैं ये बता चुका था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नपी तुली बात करेंगे, क्योंकि अगर कल ये तय हो गया था, जब जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह की जब बैठक हुई थी, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्री बने, उनको मंत्री बना के रखना था, मुख्यमंत्री बना के रखना था, तो कल ही ये तय हो गया था। और आज जिस तरह के बयान आए उस तरह के बयान नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का काम करने का कल्चर नहीं। मुख्यमंत्री का नाम भी लगभग तय हो चुका होगा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नहीं, कल विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा कि कौन जो है अगला मुख्यमंत्री होगा, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नहीं, आज जो है आप जो अध्यक्ष हैं उनको जो है उनको मौका दीजिए। लेकिन आप सोचो रंजना कि किस तरीके से राजनीति देगी उन लोगों की जो इस दौड़ में शामिल है, जो गुड़ा भाग करने में लगे होंगे कि मेरे पास कितने लोग हैं। लोग इस जानकारी के लिए आमादा होंगे कि नहीं, आखिर केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला लिया है। और मैं आपको एक बात और भी यहाँ बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चुनाव 8 महीने दूर हैं, और इन 8 महीनों में क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तकरीबन 4 साल के आसपास लगभग सरकार चलाई है, और मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा खासा उन्होंने काम किया है वहां पे। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं एडजस्ट करना है, और उस एडजस्टमेंट की बातचीत भी हो गई होगी। यानी भविष्य में आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को शायद केंद्र में देख सकते हैं या किसी नई जिम्मेदारी के साथ देख सकते हैं। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। रह गई मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, उसमें कई महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि जातिगत समीकरण जो साथ पाएगा, जिसके पास बेहतर जातिगत समीकरण के विधायक होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि ये आप जान लीजिए कि चुनाव जो है बेहद अहम है, और उस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीत हासिल करना चाहेगी। मैं चाहता हूँ रंजना कि अतुल से हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। अतुल, आप इस सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या टिप्पणी है आपकी? अरविंद, बिल्कुल सही कहा। इसके पहले भी आप जब कह रहे थे, इस बात का जिक्र हम आयुष के साथ कर रहे थे और रंजना हमारे साथ हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका आप बार बार यहाँ पर जिक्र करते हुए उस तरफ इस चर्चा को ले जा रहे हैं कि अगर कोई अगला नाम आ रहा है तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि भाई किसी के खिलाफ नाराजगी थी उनको हटा दिया और किसी को भी हम उस पद पर अब बिठा देंगे। वहां पर जो खासतौर से बीजेपी जैसी पार्टी, जो कि बड़े पार्टी के स्तर पर रणनीतिक तौर पर बहुत ही समीक्षात्मक पार्टी है, बहुत बारीक अध्ययन करती है, और वो ऐसे अगली सत्ता को गंवाने के लिए भी तैयार नहीं होगी। वो हर एक पहलू पर विचार कर रही होगी। आपने सही कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने 4 साल सरकार चलाई, तो उनको भी पार्टी को कहीं न कहीं एडजस्ट करना है, ये तय हो चुका होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई भी दे रही थी। हालांकि बड़े मजे हुए राजनेता हैं, तो इतनी जल्दी कोई अपनी बॉडी जेस्चर को नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चेहरे पर था वो ये जरूर था कि हाँ, पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं पार्टी के लिए अभी भी समर्पित भाव से ही कार्य करता हूं, और उनके तरफ से जो भी निर्धारित किया जाएगा वो हम करते रहेंगे। लेकिन अब जो अगला चेहरा होगा, जिसको लेकर कई नाम चर्चा में है, वो किस तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे या उनमें से किस व्यक्ति को चुना जाएगा, ये वहां समीकरणों पर ही आएगा। आपने देखा कि वहां पहाड़ में भी पहाड़ वर्सेस मैदान का जिक्र हो जाता है, दोनों को बैलेंस करना है। वहां पर अगर हम जाति के उस पर जाए तो ब्राह्मण ठाकुर, इन तमाम चीजों का भी जिक्र होगा। उसके साथ साथ कई और पहलू होते हैं, सैनिकों का मुद्दा आ जाता है, जुड़ाव अगर परिवार से किसी का है तो वो भी अपने आप में उनके लिए एक एज लेकर चला जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास वो एज था, तभी उन्होंने 4 साल तक चीजें चलाई, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि मैं आज भी
उस जगह से आता हूं जहां पर 7-8 परिवार ही है, 7-8 लोग परिवार ही रहते हैं और उस जगह के एक व्यक्ति को पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचाया। तो ये कई ऐसे बिंदु है अरविंद जिसका जिक्र होता है और होता रहेगा। पार्टी ने भी इस पर विचार किया होगा कि अगर फला नाम को हम कल को सत्ता देते हैं और 8 महीने के लिए वो सत्ता में आते हैं तो फिर उनको इस चुनौती से भी निपटना होगा कि ना सिर्फ सरकार 8 महीने और सुचारू चले बल्कि उसके साथ साथ वहीं से सरकार की पिछले काम यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के काम और अब किसी और चेहरे के साथ बीजेपी की सरकार के जो काम होंगे, भविष्य की तैयारियां होंगी, उस पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए, बहुत ज्यादा हडल ना आए। वो चीज अपने आप में चुनौती पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी होगी। तो इस वजह से वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, उसके साथ के कई जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको बैलेंस करना, साथ में सभी विधायकों को, सभी अपने सदस्यों को खुश रखना, उनके अंदर फिर से कोई कड़वाहट ना पैदा हो, क्योंकि अब दूसरी तरफ कांग्रेस सक्रिय हो जाएगी। देवभूमि का इतिहास रहा है अरविंद, वो खंडूरी से लेकर कोश्यारी, निशंक से लेकर हरीश रावत और अब उसमें नाम जुड़ गया त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो हर एक सरकार में इस तरीके की चीजें पैदा होती रही और कई बार हमने अचानक से परिवर्तन होते देखा है पिछले 20 साल के उत्तराखंड के इतिहास में। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा भी होगी और उस पर नजर भी होगी आला कमान की भी, और इसी वजह से पर्यवेक्षक के रवानगी की बात भी हो चुकी है। उसके साथ साथ देखिए बहुत बैलेंसिंग बात यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं जनता का भी, मैं आभारी हूं पार्टी का भी, मैं आभारी हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी कि मेरे जैसे व्यक्ति को, एक छोटे से गांव के से आए हुए व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को इस सम्मान के साथ उस पद पर इतने दिनों तक बिठाया। तो आगे के लिए भी उनका भविष्य तय है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन अगला जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के जरिए पार्टी अपने भविष्य को अगले 5 साल के लिए देखेगी, सिर्फ इस सरकार के 8 महीने जो बाकी हैं उसको नहीं देखेगी। ये उनकी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। अरविंद अतुल, देखिए मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप देखिए धन सिंह रावत लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हर वो खास आदमी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के गोल का होगा, गुट होगा, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ पे कुछ विधायकों में गुटबाजी नहीं है। आप देखिए जिन नामों का जिक्र चल रहा है उसमें चाहे हम रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, चाहे हम अजय भट्ट की बात करें, चाहे हम अनिल बलूनी की बात करें, चाहे हम सतपाल महाराज की बात करें, सभी लोग किसी न किसी कोने से आते हैं और सभी लोगों के पास नंबर है और सभी लोगों के लगभग ये अंतर मन में ये दावा होगा कि वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये हमें जानना और समझना बेहद आवश्यक होगा कि जो गणित बैठेगा, जो 2022 का चुनाव होना है, उस गणित में जो आदमी फिट पाया जाएगा पार्टी तो उसी को आगे बढ़ाएगी, इसमें कोई शक या शुबह मुझे कतई नहीं। अतुल, बिल्कुल 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 सही कहा आपने अरविंद कि इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए और इसी वजह से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं भी ये कह रहा हूं कि देखिए जो बीजेपी पार्टी है और आज के दौर में जो उनके रणनीतिकार हैं जिनके नेतृत्व में पार्टी लगातार बढ़ रही है और बंगाल जैसे चुनाव में या बंगाल जैसी धरती पर जो उनकी रणनीति और जो उनके दावों में अभी दिख रहा है, तो इन जगहों की तो स्थापना इस पार्टी ने की, इन जगहों पर उन्होंने सत्ता को रखा अपने पास या सत्ता से वो दूर भी गए तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वहां पर तो वो इतनी आसानी से इन चीजों को दरकिनार करेंगे ही नहीं, वो भी आज के दौर में। तो शीर्ष नेतृत्व की भी नजर है और अगले जो 3-4 नाम आपने लिया, जिसमें सतपाल महाराज का नाम आपने लिया, हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी तक मीडिया में भी चर्चा नहीं थी, लेकिन अंदर खाने और सोशल मीडिया पर वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्यों उनको हम किनारे कर दें। हो सकता है कि हिडन तौर पर या पीछे के रास्ते में वही सबसे प्रमुख हो। तो उस तरीके से हम देखें धन सिंह रावत है, सतपाल महाराज है, बलूनी है, अजय भट्ट है, ये सारे नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है और सभी कहीं ना कहीं अपने आप में अपने अपने जगहों पर बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ताकतवर हैं। तो ये बैलेंस करना पार्टी का काम होता है। एक चीज अच्छी होती है, अगर राष्ट्रीय दलों की हम बात करें तो एक लाइन खींच दी जाती है, उस लाइन से बहुत इधर उधर कोई नहीं जाता है। क्षेत्र दलों में अक्सर हमने देखा है कि वो लाइन कई बार इधर से उधर हो जाती है, वो जिगजैग बयान भी आते हैं, जिगजैग चलने की कोशिश भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ खास नहीं होता और खासतौर से बीजेपी से पार्टी में। लेकिन अब पार्टी के लिए चुनौती होगी, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि सिर्फ यहाँ पर एक चेहरा बदलना नहीं है, नाराजगी अपनों की, अपने विधायकों की दूर करनी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अगर कोई मुद्दा कल को फिर से विपक्ष उठाए, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी जब बात कर रहे थे कांग्रेस के एक नेता से, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि ये तो बहुत देर हो गई, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि सरकार बनने के साथ ही नेतृत्वहीन सरकार है, जनता का कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दे अब और उछाले जाएंगे कि हमने जो कहा था वो देखिए इसी सरकार में रहते खुद इसी पार्टी ने अपनी तरफ से करके दिखाया, बदलाव उनको करना पड़ा। तो ये एक और चुनौती होगी, उस चुनौती से भी निपटना होगा और पार्टी के अंदर सब कुछ सही रहे, आगे के लिए फिर से लाइन खींची जाए कि भाई अब हमने ये तय किया है, इसी लकीर पर आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी साल है, वहां पर आपको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ बोलना है
तो वो आपके लिए और पूरी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अरविंद कि यहां पर कई बार जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उफान मारती हैं, उनकी सुनामी निकलती है, तो फिर अनुशासन कहीं किनारे और फिर बातें कुछ और निकल कर आती हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो कि पार्टी बहुत बारीकी से देख रही होगी और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व ने इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग कर रखी है। और वही चीज त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो उनके अपने मुख से ये बात निकली। उन्होंने कहीं कोई किसी बात का जिक्र नहीं किया, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंट जेस्चर के साथ, एक मुस्कुराते चेहरे के साथ इस बात को रखा कि पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैंने 4 साल सरकार चलाई, मैंने किसी मुद्दे पर कोई विवाद नहीं होने दिया। हमने महिलाओं के साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर, पहाड़ के मुद्दे को लेकर, वहां की स्थानीय समस्याओं के मुद्दों को लेकर तमाम योजनाएं चलाई हैं। जो अगला चेहरा होगा, जो अगला नेतृत्व होगा, वो इन योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। यानी उन्होंने बैलेंस वे में यह भी कह दिया कि 4 साल में मैंने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, मैंने बहुत बेहतर काम किए हैं। और अभी पिछले दिनों में ही जो आपदा आई उसमें भी देखिए कि उनकी सक्रिय भूमिका दिखाई दी थी। तो वो सारी चीजें उन्होंने हिडन तौर पर जाहिर किया कि मैंने गलती कोई नहीं की है, पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी ने जब ये कह दिया है कि आपको बदलना है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूं एक कार्यकर्ता के तौर पर, ये मेरा अनुशासन कहता है। लेकिन अगला जो भी व्यक्ति होगा वो मेरी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सरकार ने योजनाएं अच्छी चलाई हैं और योजनाएं जब चलेंगी तो उसका अगले चुनाव में भी हमें नतीजा मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड भी एक ऐसी ही भूमि है जहां पर परिवर्तन 5-5 साल में होता है, हर बार मिजाज बदलता है। ये सारी चीजें हमने अगर देखा है तो इस बात को भी याद रखना होगा और पार्टी भी चाहेगी कि इस परंपरा को वो फिर से तोड़े और रिपीटिशन उसका हो। ये पार्टी स्तर पर उनकी मजबूती को दिखाएगा। अरविंद, अतुल देखिए, मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मोदी को चौंकाना बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होगा कि जिसमें हरियाणा में मुख्यमंत्री के नाम की बात हो रही थी, सारे लोगों को प्रयास ये था कि नहीं यहाँ पर ये मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ पर ये बनेंगे, लेकिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री खच्चर को बनाया जाता है। आप देखिए उत्तराखंड भी उसी का उदाहरण है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सवाल यह है कि यहाँ पर क्या नया नाम होगा, हमें वो भी सोच के रखना चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हमेशा ऐसे फैसले होते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों के जिसका अंदाजा लोग नहीं लगा पाते हैं, जब वो पटल पे आ जाते हैं तब लोगों को पता चलता है कि अरे नहीं, ये भी उस दौर में थे जिसके लिए बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का आप देखिए, अगर उनका बातचीत करने का लहजा देखिए, उनका जेस्चर देखिए, तो उससे लगता है कि उनके लिए भी कहीं न कहीं एक मुफीद जगह ढूंढ ली गई है। और जो चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना काम बताना नहीं वो भूले। उन्होंने कहा कि घसियारी जो योजना है जो हमने स्टार्ट की है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रदेश और प्रदेश के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। तो हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बताया गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल का जो कार्यकाल पूरा होना है उसको लेके देखें अगर हम, लेकिन अतुल हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे विरोध समय समय पे त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हो रहे थे और उस विरोध को केंद्र के स्तर से, राज्य के स्तर से दबा दिया जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं, चाहे लाठीचार्ज की बात जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे, पत्रकार महोदय की लाठीचार्ज हुआ, झारखंड की राजधानी को चेंज करने को लेकर। अरविंद जी, आपको इस बीच रोकना चाहूंगी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लगातार जो घमासान निकल कर देखने को मिला है, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा सौंपना, विधानसभा चुनावों का बेहद करीब रहना कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे में, और अब विपक्ष का इसमें क्या रोल होने वाला है? पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। चलिए उनसे संपर्क दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, आप कुछ कह रहे थे? फोन होल्ड पे धस्माना। अरविंद जी, आवाज आपको मिल रही है? तो सवाल आपसे यही है, लगातार कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि 8 महीने जैसा कि जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में आखिरी के महीने जो होते हैं चुनाव के लिहाज से वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का इस समय इस्तीफा दे देना, विपक्ष का एकजुट होकर हमलावर होना और आंतरिक कलह यहाँ पर सामने सबके आ जाना, कितनी बड़ी चुनौती और सामंजस्य अब भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पर बना पाएगी? रंजना, देखिए, विधायकों की बातें लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रही थी। जी। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे
कि जिस तरीके से जो उद्घाटन हो रहा था उसमें हेलीकॉप्टर का न दिया जाना, विधायकों की फाइलों को रोक दिया जाना, उस पर कार्रवाई न होना, बहुत सारी बातें इकट्ठा हो रही थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने जब बहुत विरोध देखा तो उन्होंने रमन सिंह को यहाँ भेजा। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। BL संतोष, JP नड्डा, उसके अलावा अगर आप देखें अमित शाह, ये सारे लोग बैठे और बैठने के बाद ये फैसला ले लिया गया कि नहीं, अब जो है यहाँ पे बदलाव आवश्यक है क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट संदेश होता है कि अगर आप काम करने में सक्षम नहीं है तो आपको उस पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उत्तराखंड में हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है और पार्टी ने जो है ये बड़ा फैसला लिया कि नहीं, हमें इसको बदलना है। और देखिए बदलाव हो गया। जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल मुख्यमंत्री से किया गया तो उन्होंने मजाकिया लिहाज से भी उन्हें टाल दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से उमा सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। उमा जी, पूरा घटनाक्रम आपने देखा, हालांकि लंबे समय से चला आ रहा था, अब फ्रंट फुट पर सामने आ चुका है, आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? मुख्यमंत्री जी इस्तीफे के बारे में जी देखिए, पिछले 4 सालों से जिस तरह से एक इस तरह के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड पे थोप दिया गया था, जिसको जनता ने नहीं चुना था। 2017 का अगर आप इनका घोषणा पत्र देखें बीजेपी का, तो उसमें मुख्यमंत्री जी की कहीं फोटो तक नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री जी कहीं भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं थे। लेकिन उनको, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने दिल्ली जाकर क्या सेटिंग की और अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर वो लेकर आए। और पिछले 4 सालों में उन्होंने जिस तरह से उत्तराखंड का, मैं कहूंगी कि बेड़ा गर्क किया है, वो वाकई में माफ करने के काबिल नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि 5वां साल है, चुनावी साल है, और लगातार मुख्यमंत्री जी की वजह से बीजेपी के हाईकमान और पूरी बीजेपी पार्टी को जिस तरह से स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और क्योंकि सर्वे में भी पता चला है कि मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे ज्यादा काम ना करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और 1 तारीख को जो हमने गैरसैंण में देखा, जिस तरह से उन्होंने मातृशक्ति के ऊपर लाठियां चलवाई, तो आप समझ लीजिए कि ये उनके ताबूत में आखिरी कील थी। मुख्यमंत्री जी को हटाना ही मतलब एक मजबूरी हो गई थी आला कमान बीजेपी की, कि उनको मुख्यमंत्री जी को हटाना ही पड़ता। और इस तरह के मुख्यमंत्री जी का हटना, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड के लिए एक अच्छा संदेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह से नाकाबिल थे, वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे थे उत्तराखंड को। और मातृशक्ति के ऊपर लाठी चलाना, तो मैं समझती हूँ कि वो तो बहुत ही बड़ा गुनाह था उनका, जिसकी सजा आला कमान ने मुख्यमंत्री जी को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अरविंद जी भी चर्चा का हिस्सा बने रहे हमारे साथ। आप कहीं मत जाइएगा, इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।